देखिए अपना पहला पॉइंट ही ये है बेटा, विद्युत धारा है। विद्युत धारा ही है अपना पहला पॉइंट। पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि जब किसी परमाणु में से या तो एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं, या फिर किसी परमाणु में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए जाए, तो उसमें एंट्री मार दिए जाए, तो इससे बनते हैं कौन? आवेश या आयन। कौन बनते हैं बेटा? आवेश या आयन। देखो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते अपने आवेश, और आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां मुझे लिखना होगा विद्युत धारा के सामने आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कही जाती है बेटा? विद्युत धारा कही जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी परिपथ में, ये मान लीजिए कि मेरे पास एक परिपथ है छोटा सा, ऐसा ऐसा करके एक परिपथ है। ये एक परिपथ मैंने आपके सामने बनाया है छोटा सा। इसमें से Q आवेश जा रहे हैं और स्मॉल t समय को ले रहे हैं। कितने आवेश जा रहे हैं बेटा? कितना समय ले रहे हैं? Q आवेश जा रहे हैं और स्मॉल t समय ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन यहां एक सूत्र निर्मित कर सकते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर हमने लिखा है, अर्थात विद्युत धारा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। आवेश बटे में समय, अर्थात I बराबर क्या लिख देंगे? स्मॉल q अपॉन में स्मॉल t। यही तो लिखेंगे, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे भाई? I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा? q अपॉन में स्मॉल t। समीकरण संख्या 1 होगी बेटा, I इज इक्वल टू q अपॉन t। विद्युत धारा की मूल समीकरण तो यही है भाई। परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है बेटा। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है ये, अदिश राशि है। और इसके अदिश राशि होने के पीछे कारण क्या है बेटा? क्योंकि ये सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन नहीं कर पाती है। क्यों है बेटा ये अदिश राशि? क्योंकि ये सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन नहीं कर पाती है। कारण लिख देते हैं। कारण आप लोग को विशेष रूप से याद रखना है बेटा, ये तो बेसिक से बोल जाना अदिश राशि है कि सदिश राशि, क्योंकि तो क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या बताना होगा? कारण यह है कि यह सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम की पालना नहीं करती है। पालना नहीं करती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि, और अदिश राशि होने के पीछे एकमात्र कारण क्या है बेटा? क्योंकि यह सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम की पालन नहीं करती है, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है।
चलो जी, कोई बात नहीं है। इसका मात्रक क्या होगा भैया बताओ, विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। एम्पियर। मात्रक को लिखेंगे हम लोग कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। इसकी विमा क्या होगी बेटा, विमा बता सकते हैं आप मेरे को? विमा क्या होगी इसकी, डायमेंशन क्या होगी इसकी? ए। विमा होगी इसकी, ए भी लिख सकते हो आप, A1 भी लिख सकते हो, और M0, L0, T0 और A1 भी लिख सकते हो। इस मामले में आप लोग स्वतंत्र हैं कि आप किस तरह से इसको शो करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे ए, विमा क्या होगी बेटा, ए। अब देखो, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप लोग उसको हल करना। यदि किसी परिपथ में एक एल्फा कण तो आवेश के रूप में काम में लिया बेटा, और समय दिया आपको मात्र 4 सेकंड का, ठीक है, मान 4 सेकंड है बेटा, अल्फा पार्टिकल का आपको चार्ज दे दिया। यदि किसी परिपथ में अल्फा कण 4 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उस परिपथ की विद्युत धारा का मापन कीजिए। कितनी होगी बेटा विद्युत धारा, मापिए थोड़ा सा। अल्फा कण क्या होते हैं वास्तव में, हीलियम के नाभिक होते हैं बेटा अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के लिए आपको क्या लिखना होगा, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब आपके पास आवेश का मान भी हो गया, आपके पास समय भी हो गया। अब बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आई बराबर सूत्र हमने क्या बताया बेटा, Q अपॉन T, Q अपॉन T इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁹ बाई 4, 4 का भाग लगा दो 0.8 गुणा 10 की पावर -19, चाहे एम्पियर लिख दो और चाहे कूलाम पर सेकंड लिख दो। क्या आपका आंसर भी यही आया ना भैया? अरे सभी का आंसर यही आया कि फिर कुछ और आया भाई? यस सर, यही था सर। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना इसी का एक छोटा सा पॉइंट है, धारा घनत्व। देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा खुद एक अदिश राशि है, लेकिन जो धारा घनत्व हम अब आगे पढ़ेंगे वो एक सदिश राशि होगा बेटा। धारा घनत्व एक सदिश राशि होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। धारा घनत्व कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व का आप लोगों को एक सूत्र लिख के देता हूं बेटा मैं, उस सूत्र को यदि आपने याद कर लिया तो आप लोगों ने धारा घनत्व का सब कुछ याद कर लिया। धारा घनत्व का सूत्र है बेटा, विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। इसकी परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को आप? इसकी डेफिनेशन बता सकता है मुझे कोई? एनी स्टूडेंट? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट बाय एरिया वैल्यू, अर्थात धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल।
विद्युत धारा में जब क्षेत्रफल से आप भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व मिलेगा। और धारा घनत्व के बारे में आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। देखो बेटा, इसका मैं एक चित्र बनाता हूं, एक छोटा सा चित्र। ये मान लीजिए कि मैंने विद्युत धारा को जाते हुए दिखा दिया। ये आई एम्पियर की विद्युत धारा मैंने जाते हुए दिखा दी, और यहां ये मैंने इसमें एक छोटा सा एरिया ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, इसमें एक छोटा सा एक एरिया ले लिया, और यहां से मैं इसको देख रहा हूं, यहां से मैं इसे देख रहा हूं इस तरह से। यहां पे मेरे द्वारा कौन थीटा बनाया जा रहा है, और यहां पे जो क्षेत्रफल में इसका घेर रहा हूं वो डी ए है। वो क्या है, डी ए। तो आई एम्पियर की धारा जा रही है, कुल तो ए क्षेत्रफल है भाई, लेकिन जितने क्षेत्रफल मेरी दृष्टि पड़ रही है, जितने क्षेत्रफल पर मेरी दृष्टि पड़ रही है वो कितना है बेटा, वो डी ए ही है। ठीक है, तो अभी सूत्र के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। इसको जे से लिखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व को किससे लिखते हैं बेटा, जे से। जे बराबर आई बटे में ए। भाई कुल विद्युत धारा कितनी थी, आई थी। आई एम्पियर की कुल विद्युत धारा थी, और ए कुल क्षेत्रफल था। तो भाई कुल धारा बटे में कुल क्षेत्रफल, कुल धारा बटे में कुल क्षेत्रफल, ऐसा ही तो है। तो मैंने लिख दिया जे इक्वल टू आई अपॉन ए। समीकरण संख्या इसको मैंने नाम दे दिया ए। समीकरण संख्या इसको नाम दे दिया मैंने 1 बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यदि इस अल्पांश के लिए बात करूं मैं, डी ए अल्पांश के लिए यदि बात करूं, तो इसमें से तो डी आई जा रही होगी ना। माना डी ए क्षेत्रफल में से, माना डी ए क्षेत्रफल में से डी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। क्या लिखा है बेटा मैंने, देखो थोड़ा ध्यान दीजिए कि माना डी ए क्षेत्रफल में से डी आई विद्युत धारा ही प्रवाहित हो रही है। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है भैया, डी आई प्रवाहित हो रही है इसमें से भैया। कितनी, डी आई। क्षेत्रफल कितना ले लिया, डी ए ले लिया। तो फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 को कैसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जे बराबर डी आई बटे में डी ए। समीकरण संख्या 2 नाम दे दिया इसको। क्योंकि यहां कौन जो अपन ने कौन थीटा बनाया, इसका कोई महत्व अभी मैंने नहीं बताया है, तो इसका भी महत्व बता देते हैं बेटा। इसमें से इस क्षेत्रफल को अलग निकालते हैं बेटा, इस त्रिभुज को अलग निकाल के देखते हैं। इसमें देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। मैंने इसको इस तरह से बाहर निकाल के अलग, ये डॉटेड लाइन बना दी, यहाँ पे कौन थीटा बन गया, और यहाँ पे डी ए हो गया। तो ये ए, ये बी और ये सी, ये छोटा सा त्रिभुज लिया बेटा। मुझको चाहिए कौन सा, मेरे को ए बी चाहिए, मेरे को वो क्षेत्रफल चाहिए जो वास्तव में काम आ रहा है। मुझे वो क्षेत्रफल चाहिए जो वास्तव में काम आ रहा है। वो वास्तव में काम आने वाला जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है, वो ए बी क्षेत्रफल है। अर्थात वास्तव में ये वाला जो क्षेत्रफल है यहाँ पे ये ही वास्तविक क्षेत्रफल है जो इस एरिया में जो इंक्लूड है, वही है बस काम का, इसके अलावा बाकी और काम का नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालो भाई, कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर ए बी मतलब आधार बटे में करंट बीसी। तो ए बी बराबर क्या होगा, बीसी cos थीटा। तो ए बी बराबर आगे क्या लिखूंगा मैं, डी ए cos थीटा। तो जहां समीकरण 2 में हमने डी ए लिखा हुआ है ना, वहां हम डी ए ना लिख करके डी ए cos थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा,
डी ए ना लिख करके क्या लिख देंगे, डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जे बराबर डी आई बटे में डी ए कॉस थीटा, जे बराबर डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, समीकरण संख्या होगी बेटा 3। अब देखो इसको एक बार फिर से देखो, पहले वाले में तो आई बराबर क्यू अपॉन टी था बेटा, आवेश प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कह रहे थे, उसमें तो कोई ज्यादा समझने वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में भी उसको पढ़ा है, उसमें उसको आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसको करंट डेंसिटी को हमने वहां नहीं पढ़ा था बेटा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड है, इसमें केवल आपको विद्युत धारा वाले पोर्शन में केवल ये याद रखना है कि अदिश राशि है और उसका कारण क्या है कि ये सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन धारा घनत्व में, करंट डेंसिटी में आपको बहुत कुछ याद रखना है, इसमें आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। करंट डेंसिटी सिंपल सी डेफिनेशन है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में से, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये आप लोग याद रखें, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, टोटल कितना क्षेत्रफल ले लिया, एक क्षेत्रफल ले लिया, और एक क्षेत्रफल लेकर के उसमें से आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर, एक क्षेत्रफल लेकर के उसमें से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी, तो अपने पास आ गया विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, तो जे बराबर में आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए। अब माना कि डी ए क्षेत्रफल में से डी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, भाई ये जो आई और ए जो है ये तो कुल विद्युत धारा कुल क्षेत्रफल है, तो इससे बड़े का मतलब थोड़ी है, अपने तो जिसका बस मेन सूत्र देखना था, भाई कुल विद्युत धारा बटे में कुल क्षेत्रफल, इसका मात्रक वगैरह इसी से निकल आएगा, मात्रक लिखा भी नहीं अपन ने, तो किसकी बात ही नहीं की। माना डी ए क्षेत्रफल में से डी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितने क्षेत्रफल में से कितनी धारा बेटा, डी ए क्षेत्रफल में से डी आई धारा जा रही है, कोई बात नहीं। जे बराबर में डी आई अपॉन में डी ए। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की मेरी इच्छा हो गई थी, मैं डी ए की जगह पे इसका एक कंपोनेंट यूज करना चाहता, डी ए कॉस थीटा यूज करना चाहता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा, इस त्रिभुज को अलग निकाला, इस त्रिभुज को अलग निकाला मैंने, एबीसी त्रिभुज बना दिया इसे, कॉस थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी, तो ए बी बराबर क्या हो गया बेटा, बी सी कॉस थीटा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा। अब जहां अपने पास डी ए था वहां पे आप उसका कंपोनेंट लिख देंगे डी ए कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, उसका कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो देखो भाई आगे चलते हैं अब इसके मात्रक वगैरह देखते हैं, इसकी प्रकृति देखते हैं कि सदिश से कैसे से वगैरह वगैरह देखते हैं। मात्रक क्या होगा बेटा बताओ एक बार, धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, कामना बेटा आप बता दो। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या बेटा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन, इसकी विमा क्या होगी भाई, इसकी विमा होगी, डायमेंशन होगी इसकी भाई, मीटर स्क्वायर नीचे है बेटा, ऊपर ले जाएंगे तो -2 के रूप में जाएगा, L की पावर -2 डॉट में a, L इनवर्स टू a, ये इसकी डायमेंशन हो गई, विमा हो गई, ठीक है। मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और विमा हो गई L इनवर्स टू a। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, क्या बेटा एक मिनट ये बता दो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, ये बता दो पहले तो सर। ओके बेटा,
इसका एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा फिर, एक न्यूमेरिकल लिखिए। यदि 3.5 गुणा 1.5, 3.5 गुणा 1.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से, यदि 3.5 गुणा 1.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से 0.25 मिली एम्पियर, 0.25 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि 3.5 गुणा 1.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से 0.25 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां धारा घनत्व का मान क्या होगा? तो वहां धारा घनत्व का मान क्या होगा? जे की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आप सोल्व करो बेटा इसे। मुझे नहीं पता आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप लोग फटाक से हल कर दीजिए इसे। करिए जरा। मैं इधर से मिटा लेता हूं, बाकी इसका बाद। तब तक आप इसे कैलकुलेट कर लो। बताओ बेटा, किसी का जवाब नहीं आया। देखो भाई, ये मिली एम्पियर में दिया है ना, इसको एम्पियर में बदलो पहले। 0.25 गुणा 10⁻³ एम्पियर। ऊपर तो मीटर स्क्वायर नहीं है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। जे में जे का सूत्र लगाओ, I/A। 10 की I पावर का मान रख दो -3। 0.25 गुणा 10⁻³ बटे में। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? सर आंसर है 10 की पावर -3 बटे 21। 10 की पावर -3 बटे में 21। बेटा बटे में 21 क्यों छोड़ रहा है? उसको हल कर दे। 3.5 गुणा 1.5, इसके पॉइंट्स हटा लो बेटा पहले तो। इसके दोनों पॉइंट हट जाएंगे, इनके भी एक एक पॉइंट हट जाएंगे। 5 दिया 15 5 25, 5 एकम 5, 5 7 21। 1 बटे 21 गुणा 10⁻³ अब एक काम करो, यहाँ पे 2 पावर बढ़ा दो, यहाँ पे 100 लगा दो। 100 बटे में 21 गुणा 10⁻5 कर दिया इसको। 21 का पहाड़ा बढ़ गया, कितने 63, 21 चौका 84, 21 पंजा 105 ज्यादा हो जाएगा। 21 चौका 84, 21 चौका 84, 16 बच गए बेटा। पॉइंट लगा लो, 0 हो जाएगा। 21 167 तो ज्यादा हो जाएगा। 21 21 4.6 गुणा 10⁻5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आपका आंसर होना चाहिए 4.6 गुणा 10⁻5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। राइट और रॉन्ग हो गया कि नहीं हुआ बेटा? पहले तो ये बताओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं बेटा आवेश वाहकों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आवेश वाहक, चार्ज को ले जाने वाले आवेश वाहक। बेटा देखो, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, आवेशों को लेकर के जाने वाले।
अब भाई ये तो है नहीं कि अपनी पीठ के ऊपर बिठा के ले जाएंगे आवेशों को, लेकिन उनको अपने साथ लपेट करके जरूर ले जाएंगे। आवेश वाहक क्या होंगे बेटा? पदार्थों में धारा प्रवाह को प्रेरित करने वाले या फिर चालू करने वाले। पदार्थों में धारा का प्रवाह इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं के कारण हो पाता है। यदि ये आवेश वाहक नहीं होते तो पदार्थों में धारा का प्रवाह भी नहीं होता। यदि आवेश वाहक नहीं होते तो पदार्थों में धारा का प्रवाह भी नहीं होता, अर्थात बहुत आवश्यक चीज। इसका मतलब तो ये हुआ। आवेश वाहकों के बारे में सुन लो बेटा जी। यदि आपके पास तो विलयन है, यदि आपके पास तो विलयन है अर्थात सॉल्यूशन है, तो उसमें आवेश वाहक होंगे आयन। अब आयन दो प्रकार के हैं, आपको नाम बताना है कौन कौन से हैं। विलयन में होंगे आयन, हाँ भाई, आयन कौन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन, राइट आपकी बात। यदि आपके पास कोई धातु होती बेटा, यदि कोई धातु होती तो धातु में भी आयन ही होंगे बेटा। धातु में भी क्या होंगे? आयन ही होंगे। लेकिन धातुओं में आयन नहीं है सर, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कर देते हैं बेटा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपन एक को एक में ले रहे हैं बेटा। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, विलयन में आयन होंगे। गैसों में कौन होंगे बेटा? गैसों में कौन होंगे? गैसों में कौन होंगे? गैसों में बताओ भाई, और अर्धचालकों में बता दो। ये चार ही बताने हैं आपको। अर्धचालकों में, अर्धचालक पदार्थों में होते हैं बेटा हॉल और मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन एंड हॉल। मैंने गैसों को छोड़ दिया, गैसों में बताओ बेटा कौन होंगे? इसी को बता दो, इसी के साथ अपन अपनी क्लास को एंड कर देंगे। बता दीजिए आप इसको फटाक से। गैसों में बता दो बेटा कौन होंगे आवेश वाहक? अरे गैसों में भी तो आयन ही बनते हैं यार, आवेश ही तो बनते हैं, और क्या बनता है? तो इनमें भी आयन या आवेश ही होंगे, आयन या आवेश ही होंगे। तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद में, जैसे मतलब मेरे पास लगभग 2-2.5 घंटे में मेरे पास ये वीडियो आ जाएगा, तो वैसे मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छी प्रकार से इसको देखा करें और लिख जरूर लिया करें बेटा डेली। ओके सर दोबारा बेटा, बताइए, लैब हो जाओ फटाफट, एक बार और लैब हो बताइए, जाओ। है जी, एक बार और बताइए। देखो यदि आपके पास विलयन है तो उसमें आयन होंगे, यदि धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि गैसें हैं तो गैसों में भी मुक्त ये आयन या आवेशी होंगे, और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होंगे। बाकी इसकी चर्चा डिटेल से अपन कल भी करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? ओके, लैब्स हो जाइए बेटा।